नेगेटिव एंड पे दिखाया गया इस कानून को। आर्म्ड फोर्सेस को एक दायरे में काम करना पड़ता हाँ। था। इस कानून का हर 6 महीने पे रिव्यू होना चाहिए। सेक्शन 4 है, वो इस सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स देता है। जब भी किसी राज्य की शक्तियां या अधिकार बढ़ते जाते हैं, वहां रहने वाले आम नागरिकों के अधिकार या उनकी स्वतंत्रता बाधित होती नजर आती है। तब भी कभी कभी ना चाहते हुए भी राज्य को ऐसे सख्त कानून बनाने पड़ते हैं। आज हम ऐसे ही एक कानून के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। नमस्कार, मेरा नाम है व्योम मिश्रा। नमस्कार, मेरा नाम विवेक वर्मा है। मैं रिसेंट में एक मूवी देख रहा था, हैदर। उसमें के मैनन का एक डायलॉग है कि यहाँ कश्मीर में ऊपर खुदा है और नीचे फौज, और फौज का जो जंतर है वो है आफ्सपा। तो मैं क्यूरियस हुआ कि आफ्सपा है क्या, और सबसे पहली चीज़ ये क्या कश्मीर में ही है या और क्षेत्रों में भी है भारत के? नहीं मैम, ये आफ्सपा जो है ये इनिशियली नॉर्थ ईस्ट में लाया गया था। कश्मीर में तो सबसे बाद में लगाया गया है। इसको उस समय जो वहाँ की चुनौतियाँ थी, उग्रवादी संगठन, अलगाववाद की जो भावना थी, अलगाववाद वहाँ पे काफ़ी तीव्र हो गया था, तो उसको नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट रीजन में लाया गया। उसी प्रकार फिर ये पंजाब रीजन में लाया गया, खालिस्तान मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। ये भी 1983 में आया था, आफ्सपा फॉर चंडीगढ़ एंड पंजाब रीजन करके, 1983। फिर इसी तर्ज पे जम्मू कश्मीर में आया आफ्सपा फॉर J&K 1990। अच्छा, 1990। यस। तो मैंने जब भी इसके बारे में ढूंढा, इवन मूवी में भी इसको काफ़ी नेगेटिव एंड पे दिखाया गया इस कानून को, और जब भी मैंने इस कानून के बारे में इंटरनेट पे सर्च किया तो मैंने एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव देखा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है जहाँ पर ये लागू है वो भी इसकी आलोचना करते हैं। जहाँ ये लागू है उन क्षेत्र के जो आम लोग हैं वो भी इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट करते हैं, और कई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी, जैसे कि इरोम शर्मिला ने तो इनको आयरन लेडी ऑफ मणिपुर कहा जाता है, और उन्होंने 16 साल तक अनशन किया सिर्फ इसी कानून के खिलाफ। तो क्या ऐसे प्रावधान है इस कानून में कि इसकी इतनी आलोचना देखने को मिलती है? हाँ, इसको समझने के लिए इसकी जो स्थानीय सरकारें जो आलोचना करती हैं, स्थानीय लोग आलोचना करते हैं, मानवाधिकार संगठन आलोचना करते हैं, कि इसको समझने के लिए आपको इसके प्रोविजंस को समझना पड़ेगा। तो आफ्सपा का जो सेक्शन 3 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव राइट्स देता है। ये जो आफ्सपा के जो क्षेत्र हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड चंडीगढ़, तो इसके किसी भी क्षेत्र को वो आसान क्षेत्र डिक्लेयर कर सकता है वहाँ के गवर्नर के रिकमेंडेशन पे या यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर के रिकमेंडेशन पे उसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकता है। और ये डिस्टर्ब एरिया जो डिक्लेरेशन का पावर है, यही स्थानीय जो सरकारें हैं उनके आलोचना का, उनके विरोध का कारण है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स के तहत जो शेड्यूल 7 है उसमें ये लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट होता है। स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए स्थानीय सरकारें इसको असंवैधानिक कह के इसकी आलोचना करते हैं। हाँ, कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन वो नहीं कर सकते। अब दूसरा पॉइंट अब जो रेज कर रहे थे कि मतलब स्थानीय लोग क्यों आलोचना करते हैं। स्थानीय लोग इसलिए आलोचना करते हैं तो इसकी जो सेक्शन 4 है वो इस सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स देता है। जैसे कि 3 लेवल पे स्पेशल पावर्स हैं, 3 टाइप की स्पेशल पावर्स, कि बिना वारंट के सर्च, सीजर एंड अरेस्ट का पावर देता है। अच्छा। या विदाउट वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं किसी घर की, और कोई अगर वैसा सामान मिलता है तो उसको सीज भी कर सकते हैं। अच्छा। दूसरे लेवल पे जो आलोचना होती है स्थानीय लोगों द्वारा या मानवाधिकार संगठनों द्वारा, ये इसकी जो धारा 4 है जो सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स देती है इंसर्जेंट ग्रुप से निपटने के लिए। तो इसमें जो मेन 3 पावर्स हैं, पहली है सर्च, सीजर एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। अच्छा। ठीक है, बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं और किसी के घर की तलाशी ले सकते हैं, या कोई संदेहास्पद जो वस्तुएं हैं या चीज़ें हैं उनको सीज भी कर सकते हैं। अच्छा। दूसरी जो अथॉरिटी देते हैं, किसी डाउटफुल बिल्डिंग जहाँ पे लगता है उनको उग्रवादी हो सकते हैं, आतंकवादी रहने का ठिकाना हो सकता है, या विस्फोटक वहाँ पे या एम्यूनिशंस वगैरह रखा गया है, तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मूवी में भी हम लोगों ने देखा था कि वो शाहिद कपूर के घर को उड़ा देते हैं। शाहिद कपूर के फादर के उसको घर को उड़ा देते हैं। उनको आशंका रहती है कि ये शायद मिलिटेंट से मिले हुए हैं या आतंकवादियों से मिले हुए हैं। तो तीसरा मेन जो सबसे ज़्यादा विरोध का कारण बनता है, ये शूट टू किल का राइट देता है। एक वार्निंग के बाद में किसी को भी जान से मारने का राइट देता है। ये एक बहुत बड़ी पावर हो जाती है, किसी को जान से मारने का अधिकार। तो ऐसे चीज़ों के तहत क्या हमारे पास कोई सेफ गार्ड नहीं है? क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है? अकाउंटेबिलिटी, ये कुछ स्पेशल पावर्स उनको दी गई हैं वो एडवर्स सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। तो इसके लिए उनको लीगल इम्यूनिटी भी मिली हुई है। अच्छा। जो इसका सेक्शन 6 है वो लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि इनको मतलब इसके लिए इनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट की जाएगी, कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता इनके खिलाफ,
तो इसके लिए इनको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी कानून के तहत मिली हुई है। तो जैसे अभी आपने अरेस्ट के बारे में बताया, जी तो हमारे तो संविधान में आर्टिकल 22 है जो ये कहता है कि जो भी अरेस्टेड व्यक्ति है उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा 24 घंटे में। लेकिन जब हम आफ्स्पा को देखते हैं, तो मैंने जब आफ्स्पा के बारे में पढ़ा तो इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसको कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है क्या? नहीं, इसमें ये बोला गया है कि जो अरेस्टेड व्यक्ति होगा, सिक्योरिटी फोर्सेज जिस व्यक्ति को अरेस्ट करेंगी उसको जल्द से जल्द लोकल पुलिस को सौंपना होगा। तो जल्द से जल्द काफ़ी वेग टाइप का टर्म है, तो इसका मिसयूज़ कई लेवल पे देखने को मिलता है कि मतलब कस्टोडियल डेथ्स, कस्टोडियल टॉर्चर, तो इस तरह की समस्याएं मिलती हैं। और जैसा कि आपने बताया आर्टिकल 22 का सीधा सीधा वायलेशन दिखता है। हाँ। तो ऐसे ही कई सारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार स्टैंडर्ड्स हैं उनका भी उल्लंघन दिखाता है। तो मानवाधिकार संगठन और स्थानीय लोगों का विरोध का सबसे बड़ा कारण यही है, मतलब अच्छा। जो स्पेशल पावर्स हैं और स्पेशल पावर्स के लिए दी गई लीगल इम्यूनिटी है। अच्छा, और ये भी देखने को मिलता है कि जब हम किसी क्षेत्र में इतना सख्त कानून लगाते हैं तो वहाँ के लोगों में जो असंतोष पैदा होता है, ये एक्चुअली जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको अपने काम करने में ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करता है। जी बिल्कुल। अगर इसका कहीं पे मिसयूज होता है या किसी कारण से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसका फ़ायदा उग्रवादी संगठन, आतंकवादी संगठन रेडिकलाइजेशन में यूज कि वो सेंटिमेंट्स को पलटने के लिए, सेंटिमेंट्स को पलटने के लिए, स्थानीय लोगों को भड़काने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो तुमने इसके प्रावधान बताए, जो तुमने इसके प्रोविजंस बताए, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा ड्रैकोनियन लॉ जिसे कहते हैं या फिर मार्शल लॉ टाइप का लग रहा है। तो भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ऐसे देश में ऐसे कानून की क्या ज़रूरत पड़ गई जो लोगों के अधिकारों के इतने विपरीत है? जी, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, ठीक है। यहाँ सभी वर्गों की आवाज़ें सुन के ही कानून बनाए जाते हैं, उनके हितों को ध्यान में रख के कानून बनाए जाते हैं। लेकिन जब आप इन क्षेत्रों की बात करेंगे जहाँ जहाँ ये कानून लागू है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ डेवलप हुई, जैसे अब नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे पहले लागू किया गया। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में अब जैसे आज़ादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ तो कनेक्टिविटी का एक बड़ा इशू बना। पूर्वी पाकिस्तान बनने की वजह से उसका कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हुई। हाँ, नॉर्थ ईस्ट से हमारा एक लौता कनेक्शन सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर हाँ, है, वही चिकन उसको हम चिकन स्नैक भी कहते हैं। जी, वही आपका जो भी 20-25 किलोमीटर चौड़ा जो एक रास्ता है, जो वहाँ पे आपको डेमोक्रेटिक लीडर्स भी उस लेवल के नहीं दिखते हैं जो यहाँ पे, जबकि साउथ से आपको दिख जाएंगे, वहाँ पे नहीं दिखते हैं। तो इसकी वजह से उन लोगों के अंदर एक अलगाव का भाव उत्पन्न हुआ और उनका जो इनिशियल जो भारत में विलय हुआ था वो भी इतना संतोषजनक नहीं था। जैसे नागा जनजाति है, मिजो जनजाति है, और ये बोडोलैंड है जो बोडोलैंड की डिमांड करते हैं, या नागा जनजाति ग्रेटर नागालैंड की मांग करते हैं। तो ये उग्रवादी संगठन समय के साथ साथ सशक्त होते चले गए। ये अलग देश की मांग कर रहे थे, ठीक। अलग देश की मांग के लिए इन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया हुआ था कि हाँ, मतलब हम हिंसा के बल पे यहाँ पे सत्ता हासिल करेंगे। तो वहाँ पे इन ग्रुप से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी चुनौतियाँ पेश आती थी। जैसे वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस आप नॉर्थ ईस्ट की देखेंगे तो हिली एरियाज है, पोरस बॉर्डर है, क्रॉस जो बॉर्डर के दूसरी तरफ हमारा देश है, पड़ोसी देश म्यांमार, वो भी इतना स्टेबल नहीं है। तो ये लोग यहाँ पे एक्शन लेते थे और वहाँ पे जाके छिप अच्छा, हिट एंड रन टैक्टिक्स यूज करते थे। जैसा आपने उरी मूवी में भी देखा होगा। जो पहला सीन था वो वही था कि उग्रवादी संगठन वहाँ पे जाके छिप जाते थे। तो और उनकी कोई एथिकल बैरियर्स नहीं थे, वो बच्चों को, महिलाओं को ह्यूमन शील्ड्स की तरह यूज करते थे। जबकि हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं वो तो एक बहुत स्ट्रिक्ट एथिकल, आर्म फोर्सेस को एक दायरे में काम करना पड़ता था कि उनको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ना फेस करनी पड़ जाए कहीं ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के चक्कर में, ऐसी भावनाएं आती थी। तो इस तरीके के प्रावधानों की आवश्यकता थी क्योंकि देश की एकता, अखंडता चुनौती पेश हो रही थी। हमारे देश के समक्ष जो है अलगाववाद जो था एक चरम पे पहुंच रहा था। तो ऐसे कानूनों की ऐसी जगह पे आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि सिक्योरिटी फोर्सेस प्रभावी तौर पे इन लोगों से निपट पाए और इनको न्यूट्रलाइज कर पाए। ऐसे ही आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीजन में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है और जो हुर्रियत जैसे संगठन, अलगाववादी संगठन जो हैं, वो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ गठजोड़ करके देश को, कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं। ऐसे ही आप 80s के दशक में देखेंगे खालिस्तान मूवमेंट हो रहा था, वो भी अलगाववाद की बात करता है। तो जब जब देश की अखंडता को चुनौती पेश होती है तब तब भारत सरकार इस कानून का इस्तेमाल करती है। बाकी मतलब एक भारत के लिए एक नेसेसिटी है। नागरिकों के एस्पेक्ट से देखेंगे तो आपको बुराई नज़र आती है, वैसे भारत के जो क्षेत्र हैं
वहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाने के लिए इस तरीके के कानूनों की आवश्यकता है। ये जैसे तुमने बताया कि इसके जो ज़रूरत है, तो ऐसे तो सुन के लग रहा है कि हाँ, इसके प्रोविजंस ऐसे हैं जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस को इंसर्जेंट्स और टेररिस्ट के कम से कम बराबर लाके खड़ा करते हैं। जी लेकिन तब भी एट द सेम टाइम जो ह्यूमन राइट वायलेशंस के केसेस हैं, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं, जो कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ्स के केसेस हैं, उनमें भी काफ़ी कोई कमी नहीं देखी गई है। तो क्या ऐसा कोई ये लॉ में कोई चेंज किया गया है, इम्प्रूवमेंट किया गया है, या कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है? जैसे जैसे स्थानीय लोगों का विरोध देखा गया और लोगों के नागरिकों के हितों की रक्षा करना डेमोक्रेसी की पहली जिम्मेदारी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजंस में ऐसे एक कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट के जज संतोष हेगड़े की अध्यक्षता में। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो इम्यूनिटी दी गई है सिक्योरिटी फोर्सेस को, ये ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है। अच्छा। अगर कोई इस कानून का, इन अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एजेंसी कोई भी इसकी जांच करके उनकी जिम्मेदारी फिक्स करे। अगर किसी ने इसका दुरुपयोग किया है या किसी निजी हित में कोई ऐसे इसका दुरुपयोग करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, और सुनिश्चित की भी गई है। और दूसरा इसमें ये कहा गया था कि इस कानून का हर 6 महीने पे रिव्यू होना चाहिए। अच्छा। कि मतलब एक बार लगा दिया तो आपको देखना है कि अब रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको रिवील कर देना चाहिए। जैसे कई जगहों से, जैसे मिजोरम में देखेंगे, हाँ। जब से वहाँ पे डेमोक्रेसी बहाल हुई है, लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने, हाँ, 1980s MNF एक पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पे रिकॉग्नाइज हो गई, तो उसके बाद से वहाँ से पूरी तरह हटा लिया गया। पंजाब से भी पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो इसीलिए 6 महीने का रिव्यू का प्रोविजन किया गया है। अच्छा। और इसी प्रकार ये सेकंड ARC जो है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी एक अनुशंसा की थी कि ये जो कानून है अप्सपा, ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है। मतलब ये भेदभावपूर्ण टाइप का है कि मतलब बॉर्डर स्टेट्स के साथ में एक तरीके से भेदभावपूर्ण रवैया दिखाता है। जबकि हमारे पास आतंकवाद से निपटने के लिए एक UAPA जैसा एक बेहतरीन कानून है, मजबूत कानून है। सेकंड ARC ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। उसने बोला था कि मतलब इसके जो मेन प्रोविजंस हैं UAPA में डाल दिए जाएं और इसको समाप्त कर दिया जाए। हाँ, तो ये तो मैंने भी पढ़ा था एक्चुअली कि भारत की सरकार ने रिसेंट में कुछ ऐसे पॉलिसी चेंजेस किए हैं जो इंसर्जेंसी और टेररिज्म से या लोकल जो डिससेटिस्फैक्शन है उससे निपटने के लिए बल प्रयोग की बजाय कुछ इनोवेटिव तरीकों का अपना रही है। जी, जैसे कि ये तो आप मानते ही हैं कि मतलब इंसर्जेंसी, आतंकवाद, नक्सलवाद के 2 जो मेजर एंटीडोट होते हैं, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ये तो सेकंड ARC ने भी ये बात बोल रखी है। ये भी मैंने देखा है कि डेवलपमेंट के लिए जैसे कि हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक नॉर्थ ईस्ट डिवीजन बनाया है, जी, जो स्पेशली उधर ध्यान देता है, इंसर्जेंसी पे ध्यान देता है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन भी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर जो है, वो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट पहुंचाने का और जो अफेक्टेड क्षेत्र हैं उसमें डेवलपमेंट पहुंचाने का काम सोल बेसिस पे यही करेगी अब। तो और भी कई संगठनों से बातचीत अभी टेबल पे है। हाँ, कई लेवल पर संगठनों से है। जैसे आप नागालैंड की मांग कर रहे थे, अलग नागालैंड की, वहाँ पे एक NSCN है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल फॉर नागालैंड, तो उनका एक इसाक मोइवा ग्रुप है, उनसे समझौता लगभग फाइनल दौर में है। अच्छा। ऐसे ही आप यहाँ पे देखें, असम में जो बोडोलैंड की मांग कर रहे थे, ये उल्फा का एक ग्रुप है, अरविंद राजकोवा ग्रुप, हाँ। उनके साथ भी समझौता लगभग फाइनल दौर में है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे इंसर्जेंसी वाले क्षेत्र जो हैं वहाँ पे जैसे जैसे डेमोक्रेसी बहाल होती जाएगी, ऐसे कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, डेमोक्रेसी ही एक दवाई है ऐसे अशांत क्षेत्रों को सही करने की। तो हम लोग ध्येय IAS के स्टूडेंट हैं और आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इस एक्ट से रिलेटेड आपके पास कोई क्यूरियोसिटी हो, कोई क्वेरी हो या फिर कोई नया एंगल हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और भी कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको डिस्कशन करना हो तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जय हिंद। जय